स्वागत दोस्तों आप सभी का बिहार विधानसभा चुनाव समेत देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे पहले चरण के चुनाव को लेकर प्रचार थमने के बाद आखिर क्यों बोले तेजस्वी यादव की अमित शाह के करीबी मोदी के मंत्री के बाप का नहीं है राज, बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रचार के अंतिम दिन चिराग पासवान की रैली में जमकर कुर्सियां उछली है दोस्तों और जोरदार तरीके से हुआ है विरोध। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, बताएंगे कैसे मनोज तिवारी की राह पर निकलने की कोशिश कर रहे थे भाजपा के नेता रवि किशन, लेकिन लोगों ने सबके सामने पोल खोल दी दोस्तों। इसी के साथ में 2 महीने तक ग्राउंड स्तर पर घूमने वाले पत्रकारों की ओर से पहले चरण के चुनाव को लेकर क्या कुछ बोला जा रहा है, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तो, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार बदलाव की राह पर निकल चुका है और पहले चरण के 121 सीटों पर सबसे पहले होगा परिवर्तन, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण के मतदान कल होने वाले हैं दोस्तों और एक दिन पहले प्रचार पूरी तरीके से रुक चुका है दोस्तों। 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों पर मंगलवार यानी बीते दिन शाम 5 बजे प्रचार रुक गया दोस्तों और इस चरण की सभी सीटों पर 3 करोड़ 75 लाख से ज्यादा लोग कल वोट डालेंगे, यानी पहले चरण के परिवर्तन के लिए 3 करोड़ लोग घर से बाहर निकलने वाले हैं दोस्तों। पटना समेत 18 जिलों के अंदर कल वोट डाले जाएंगे दोस्तों, जिसमें पटना, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, भोजपुर और बक्सर की सीटें शामिल है दोस्तों। इसमें कई सारे दिग्गज नेता मैदान में उतरे हुए हैं, जहां पर तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी और खेसारी लाल यादव के पक्ष में लोग अपना फैसला सुनाएंगे दोस्तों। लेकिन चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन उससे पहले एक ऐसी खबर सामने आई है दोस्तों, जिससे पता चल रहा है कि चिराग पासवान को लेकर भी लोगों का गुस्सा आखिरकार प्रचार के अंतिम दिन जोरदार तरीके से फूटा। दरअसल खबर यह है कि मुजफ्फरपुर के यानी उनके अपने गृह जिले के अंदर पारू में चिराग पासवान सभा करने के लिए पहुंचे थे दोस्तों। इस पर जोरदार तरीके का हंगामा हुआ और लोगों ने एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी दोस्तों। इसके बाद चिराग पासवान के आने के बाद भीड़ घेराबंदी को तोड़कर उनके मंच तक जाकर पहुंच गई। चिराग पासवान की जनसभा 11 बजे होने वाली थी, लेकिन लोगों को जबरदस्ती इंतजार करवाया गया, जिसके बाद जबरदस्त तरीके का गुस्सा फूटा दोस्तों और जमकर कुर्सियां तोड़ी गई। पूरा अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और एक तरीके से चिराग पासवान को सभी लोगों ने बता दिया कि चिराग को लेकर लोगों के मन में गुस्सा इसलिए है क्योंकि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार को पीछे ले जाते रहे हैं, इसीलिए चिराग पासवान का विरोध किया गया दोस्तों। कुर्सी तोड़ प्रदर्शन के बारे में आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में मनोज तिवारी के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के कई सारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करवाया गया था दोस्तों। उसी रास्ते पर आगे निकल रहे थे रवि किशन, लेकिन रवि किशन के साथ हो गया बड़ा खेला। दरअसल हुआ यह कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पश्चिम चंपारण के बैरिया प्रखंड के अंदर शहीद भगत सिंह खेल मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया दोस्तों, जिसमें रवि किशन को बुलाया गया था, लेकिन रवि किशन के रैली के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और नेता युवा नेता पहुंच गए झंडा लेकर दोस्तों और मंच के समीप जाकर झंडा फहराने लगे। सुरक्षा बलों ने तुरंत रोका, लेकिन कुछ देर के बाद तनाव की स्थिति हो गई दोस्तों। गोरखपुर के सांसद बीजेपी के स्टार रवि किशन कहने लगे कि ये जंगल राज की वानगी है, यानी वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आने वाली है। कुल मिलाकर दोस्तों आगे जो वो दावा करते हैं रवि किशन, वो कहते हैं कि नौतन में हम पर हमला करने की कोशिश की गई, नारायण प्रसाद वहां पर उम्मीदवार है, हमारी सभा में विपक्ष के लोग घुस आए थे, यानी अपने ऊपर हमला करने का आरोप लगा रहे थे दोस्तों। इसके बाद पुलिस का बयान आता है, पुलिस ने किसी भी तरीके के हमले के दावे का खंडन करते हुए कहा कि ये बातें एकदम झूठ है, अफवाह है, कोई हमला नहीं किया गया, यानी पुलिस ने रवि किशन की पोल खोल दी है दोस्तों। आपको बता दें कि रवि किशन मनोज तिवारी बनने की कोशिश कर रहे थे, जैसे मनोज तिवारी ने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को जेल में डालने की कोशिश की दोस्तों और पुलिस के द्वारा दबाव में डालकर कई लोगों को जेल में भी रखा गया, लेकिन रवि किशन भी होशियार बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के बयान के बाद सारी होशियारी निकल गई। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये बेफिजूल की कुछ भी बातें बोलते रहते हैं, इसीलिए इन पर किसी को विश्वास नहीं है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नीतीश का मंत्री खुलेआम सामंतवादी भाषा बोल रहा था दोस्तों। अनंत सिंह के सहयोगी और नीतीश कुमार के करीबी नेता और नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री ललन सिंह ने मोकामा में जाकर कहा था कि विरोधियों को घर से बाहर नहीं निकलने देना है, अगर साथ में निकलेंगे तभी बाहर जाने देना है, साथ में ले जाकर वोट डलवाइए, यानी पूरी तरीके से सामंतवादी मानसिकता दिखाते हुए पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज को लेकर विवादित बयान दे रहे थे दोस्तों, यानी भड़काया जा रहा था सामंतवादी लोगों को। इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मोदी सरकार के मंत्री खुलेआम बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ वोट करने वाले लोगों को घर से नहीं निकलने देंगे, इस तरीके की धमकी दे रहे हैं। क्या निष्पक्ष चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेगा, यानी तंज कसते हुए निष्पक्ष बोला गया है दोस्तों, या हर बार की तरह बीजेपी और जेडीयू के नेता को केवल पुचकारता रहेगा। इस मामले पर जोरदार दबाव बना, तब जाकर एफआईआर दर्ज की गई मोदी सरकार के मंत्री ललन सिंह के ऊपर दोस्तों। लेकिन बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव का पारा चढ़ गया। तेजस्वी यादव ने इस मामले पर पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोगों को धमकी दिए जाने से इस मामले को जोड़कर लेकर बोला कि ललन सिंह का बाप का राज है क्या बिहार में जो पिछड़ा दलितों को वोट डालने से रोकेगा? बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। पिछड़ा दलित समाज के लोग इस बार जोरदार
जोरदार तरीके से वोट करेंगे। यानी अपनी सामंतवादी मानसिकता दिखा रहा है नीतीश कुमार का करीबी ललन सिंह और तेजस्वी यादव भी खुलकर स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं कि ललन सिंह के बाप का राज नहीं है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि तेजस्वी यादव का गुस्सा इसलिए है क्योंकि पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए सभी लोगों को सामंतवादी मानसिकता के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आखिरकार चुनाव कल होने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले दरभंगा की एक सीट पर महागठबंधन की ओर से एक और मुद्दा सॉल्व कर लिया गया है। दरअसल दरभंगा में चुनाव प्रचार के शोर खत्म होते ही गौरा बोराम से वीआईपी के प्रत्याशी संतोष सहनी ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी मोहम्मद अफजल अली खां को अपना समर्थन देकर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के साथ में खड़ा होने का फैसला लिया है। दोस्तों इस संबंध में वीआईपी के प्रत्याशी संतोष सहनी के भाई और विकासशील इंसान पार्टी के नेता वीआईपी के नेता मुकेश सहनी ने मंगलवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी और कहा कि हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार और तेजस्वी यादव के करीबी मोहम्मद अफजल अली खां के साथ में मौजूद है, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर वीआईपी पार्टी का उम्मीदवार और मुकेश सहनी का भाई संतोष सहनी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यानी यहाँ पर दो उम्मीदवार उतार दिए गए थे दोस्तों। एक वीआईपी ने अपना उम्मीदवार संतोष सहनी को मैदान में उतारा था और दूसरे अफजल अली खां यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल ने अफजल अली खां से कहा था कि आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि वो नामांकन वापस नहीं ले सकते क्योंकि क्षेत्र के लोगों के लिए उन्होंने काम किया है दोस्तों। फिर प्रचार करने के लिए तेजस्वी यादव आए तो उन्होंने अफजल अली खां के लिए प्रचार नहीं किया बल्कि प्रत्याशी संतोष सहनी के समर्थन में वोट मांगा, वीआईपी के प्रत्याशी के समर्थन में। लेकिन अब तेजस्वी यादव और वीआईपी पार्टी दोनों ने मिलकर फैसला लिया है कि वो अफजल अली खां के प्रचार में उनके साथ खड़े हैं, यानी अफजल अली खां को वोट देने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैसेज भेज दिया गया है। उम्मीद है दोस्तों कि अफजल अली खां यहां पर एक अच्छी चुनौती पेश करेंगे और इस सीट को राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के खाते में लाकर देंगे। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तकरीबन 2 महीने से बिहार के दौरे पर है न्यूज 24 के पत्रकार राजीव रंजन। दोस्तों राजीव रंजन ने पहले फेज के चुनाव को लेकर कुछ संकेत दिए हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले वो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो एक बात बोलते हैं काफी दिलचस्प है। उन्होंने सभी लोगों से बातचीत की, उसके बाद वो कहते हैं कि महागठबंधन को इस बार चुनाव में इग्नोर नहीं किया जा सकता, यानी महागठबंधन को इस बार कमजोर नहीं माना जा सकता क्योंकि महागठबंधन के पास उनके 40% वोट पूरी तरीके से एकजुट है और 40% वोट शेयर का मतलब होता है किसी भी ताकत को हरा देना। ऐसे में दोस्तों इंडिया गठबंधन एक तरफा जीत हासिल करेगा अगर जनसुराज तीसरे मोर्चे के तौर पर बीजेपी के वोट को काटती है। आप क्या समझते हैं? अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि 40% वोट शेयर महागठबंधन के लिए बहुत ज्यादा है, आराम से महागठबंधन एक भारी अंतर से चुनाव जीतने की स्थिति में है, तो लिखकर जरूर बताएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि राजीव रंजन एकदम सही बोल रहे हैं, 40% वोट शेयर वाले गठबंधन को कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पहले फेज के इलेक्शन यानी कल होने वाले चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने एक जोरदार तरीके का बम फोड़ा है। दोस्तों आपको बता दें कि पहले चरण के मतदान से ठीक पहले एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और नरेंद्र मोदी के कभी करीबी नेताओं में से एक रहे पूर्व ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने एक बड़ा दावा किया है। दोस्तों आरके सिंह ने 62,000 करोड़ रुपए की बिजली घोटाले का चौंकाने वाला दावा किया है। सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य के अंदर बिजली विभाग ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की है, जिसमें बिहार सरकार के मंत्रालय के कई बड़े वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने इस मामले की गहन सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। दोस्तों पूर्व मंत्री आरके सिंह ने दावा किया है कि घोटाला बिहार के एक थर्मल पावर प्लांट के अंदर हुआ है, जिसके अनुसार एक कंपनी को बढ़ी हुई कीमत पर प्लांट लगाने की अनुमति दी गई, फिर राज्य सरकार ने एक महंगी दर पर बिजली खरीद का समझौता किया। आरके सिंह ने आरोप लगाया कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। अडानी समूह के साथ यह समझौता किया गया कि सरकार 25 साल तक 6 रुपए और 7 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदेगी। अडानी को एक अत्यधिक बढ़ी हुई कीमत पर पावर प्लांट लगाने के लिए पैसे दिए गए। कुल मिलाकर दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अडानी को लेकर यह नया बम फोड़ा गया है और वो भी नीतीश सरकार को एक्सपोज करते हुए। बिजली विभाग में जबरदस्त घोटाले का उजागर कोई और नहीं बल्कि मोदी सरकार के पूर्व 2 बार केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता हैं दोस्तों, जो कई बार सांसद भी रहे। अगर आप भी मानते हैं कि इस पूरे मामले पर गोदी मीडिया वाले चर्चा क्यों नहीं कर रहे इतने गंभीर मामले पर, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कल पहले चरण के चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। दोस्तों राहुल गांधी ने 2 महीने पहले घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली थी। यह दावा करते हुए अमित शाह बेतिया में कहते हैं कि मैं उनसे कहता हूं कि कितनी भी कोशिश कर लीजिए एक एक घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। यानी अमित शाह का दावा है कि एसआईआर के खिलाफ जो राहुल गांधी का आंदोलन था वो घुसपैठियों को बचाने का आंदोलन था, जबकि घुसपैठियों वाले मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष ने अर्जी दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप लोग चुनाव आयोग से पूछिए कि कितने चुनाव आयोग ने घुसपैठियों को अपने एसआईआर के दौरान पकड़ा है। तो चुनाव आयोग का जवाब आता है कि किसी
भी एक भी घुसपैठी को नहीं पकड़ा गया है। सवाल उठता है ये दोस्तों ये कि अमित शाह क्या अपने सरकार के द्वारा कराए गए एसआईआर पर विश्वास नहीं रखते हैं कि उस एसआईआर में कहीं कोई घुसपैठिया नहीं पकड़ा गया था। तो राहुल गांधी घुसपैठियों को बचाने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे थे बल्कि लोगों के आम हितों को बचाने के लिए प्रयास कर रहे थे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जिन लोगों की सोच ही नीचे हो उन लोगों से क्या ही उम्मीदों का पुल बांधा जा सकता है। दोस्तों इस तरीके की गिरी हुई बयानबाजी और बेतुकी बातों के लिए ही ये लोग जाने जाते हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जिसमें मोकामा विधानसभा क्षेत्र के पंडराग प्रखंड के अंदर भदौर थाना क्षेत्र में जनसुराज के प्रत्याशी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के मामले को लेकर फरारी काट रहे कई सारे आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाश करने के लिए पुलिस अलग अलग टीम बनाकर छापेमारी करने के लिए पहुंची। दोस्तों अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी गई। ऐसे में दावा किया गया कि जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि बाद में पुलिस की ओर से बताया गया कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो जानकारी के नाम पर फैलाया जा रहा है पूरी तरीके से झूठ है। जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी को किसी ने अरेस्ट नहीं किया है। प्रशासन ने उनसे केवल पूछताछ की थी, कोई अरेस्ट वरेस्ट नहीं हुए हैं। साथ साथ दोस्तों अनंत सिंह अब जेल में बंद है तो अनंत सिंह के चेले चपाटे मोकामा के अंदर चुनाव को प्रभावित करने के लिए कहीं ना कहीं दबंगई करने की भी कोशिश कर रहे हैं और ललन सिंह जैसे लोगों ने इसको समर्थन करके कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गुंडागर्दी को नॉर्मल बनाने की कोशिश की है। खुलेआम गुंडागर्दी बिहार विधानसभा चुनाव में खासकर मोकामा के अंदर चल रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि मोकामा में गरीब खासकर अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लोगों को दबाने की जो एक साजिश चल रही है उसका असर पूरे बिहार भर के अंदर देखने को मिलेगा और इस बार पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज व्यापक रूप से परिवर्तन करने के लिए तैयार नजर आता है, सबक सिखाने के लिए तैयार नजर आता है। तो लिखिएगा जरूर। इसी के साथ में दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के खिलाफ विशाल विरोध मार्च निकाला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पार्टी की इस रैली का नेतृत्व कर रही थी। टीएमसी ने एसआईआर की प्रक्रिया को बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई चुपचाप अदृश्य हेरा फेरी करार दिया है। यानी जो दिखाई नहीं दे रहा उस चीज का इस्तेमाल करके हेरा फेरी की जा रही है। अपने भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ ममता बनर्जी ने रेड रोड स्थित BR अंबेडकर जी की प्रतिमा से 3.8 किलोमीटर लंबी विरोध रैली निकाली। दोस्तों ये विरोध मार्च रविंद्र टैगोर के पैतृक घर जोरा संको ठाकुर बाड़ी तक पहुंचा समाप्त हुआ। हजारों की संख्या में तृणमूल कांग्रेस के समर्थक रैली मार्ग पर उमड़ पड़े। वे पार्टी के झंडे लहराते थे, नारे लगा रहे थे और रंग बिरंगे पोस्टर लिए हुए थे। दोस्तों कुल मिलाकर पूरी कोशिश की जा रही थी कि जैसे तैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि एसआईआर के खिलाफ भाजपा के खिलाफ एक माहौल देश के अंदर तैयार हो, एक मैसेज दिल्ली में जाए और पता चले कि बंगाल के अंदर जोरदार विरोध हुआ है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ऐसा ही तमिलनाडु के अंदर भी विरोध का ऐलान किया गया और पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट में बात नहीं बनी तो फिर राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए भी सारी पार्टियां डीएमके पार्टियां एकजुट हो रही है और ये बीजेपी वर्सेस तमिलनाडु का मुद्दा बन जाएगा। साथ साथ चलते एक और अपडेट की तरफ जहां पर महाराष्ट्र के राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार को राज्य में नगर परिषद और पंचायत चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग ने राज्य के 246 नगर परिषदों और 42 पंचायतों के लिए मतदान और चुनावी नतीजों की तारीख घोषणा करने का ऐलान कर दिया है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार महाराष्ट्र में इन स्थानीय निकायों में 6,859 सदस्य और 288 अध्यक्ष हैं। चुनावी कार्यक्रम के अनुसार मतदान 2 दिसंबर को होगा और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। चुनावी कार्यक्रम के अनुसार नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 10 नवंबर को शुरू होगी। इसके साथ ही अंतिम तारीख 17 नवंबर को होगी। इसी बीच नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर को होगी और अपील सहित नामांकन वापस लेने की तारीख 25 तारीख तय की गई है। बिना अपील वाले नामांकन वापस लेने की तिथि 20 नवंबर की गई है। दोस्तों राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने जानकारी देते हुए कहा कि इस चुनाव में 1,03,000 लोग वोट डालेंगे। वाघमारे के अनुसार राज्य की 246 नगर परिषद में से 10 नवगठित जबकि अन्य सभी 236 नगर परिषदों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। उन्होंने बताया कि राज्य की कुल 147 में से 42 नगर पंचायतों का चुनाव हो रहा है। इन 42 नगर पंचायतों में से 15 नवगठित है, बाकी सब 27 नगर पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। वहीं पर 105 नगर परिषदों का कार्यकाल अभी शेष है। कुल मिलाकर 200 अच्छी खासी सीटों पर वोट होंगे और बड़ी बात यह है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग वोट डालेंगे तो कहीं ना कहीं एक माहौल दिखाई देगा कि किसके पक्ष में स्थिति बन रही है। क्या महागठबंधन वापसी करने की तैयारी में जो लगा पड़ा है क्या वो तैयारी सफल होगी? जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ग्रेटर नोएडा स्थित कैंप कार्यालय में घोषणा की है कि आगामी 22 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा में 0 पॉइंट पर एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस महापंचायत में नोएडा, मथुरा, बुलंदशहर, हाथरस और आगरा के हजारों किसान शामिल होंगे। टिकैत ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर से लेकर आगरा तक फैले हुए यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में किसानों के जमीन का अधिग्रहण यमुना विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अब तक किसानों को उनका 64.7% अतिरिक्त मुआवजा और 10% किसान कोटे के प्लॉट नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट और प्राधिकरण द्वारा किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं किए जा रहे, बार बार किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण अब ये आंदोलन और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आता है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 5 नवंबर यानी आज दूसरे चरण के चुनाव को लेकर नेता एकदम से एक्टिव हो गए हैं। दोस्तों ऐसे में सचिन पायलट जो कांग्रेस पार्टी के सुपरस्टार है, कांग्रेस पार्टी के स्टार कैंपेनर है, उन्होंने एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैली करने की जानकारी दी है। दोस्तों दोपहर 10:30 बजे के आसपास अंता जिला में 12 में मौजूद रहेंगे दोस्तों, और प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के समर्थन में अंता शहर के अंदर रोड शो करेंगे। दोपहर के आसपास ये रोड शो रातड़िया ब्लॉक अंता पहुंचेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए बालाखेड़ा पहुंचेंगे सचिन पायलट, फिर 12:40 पर बालधड़ा तिराहा पहुंचेंगे और 1:10 पर बड़गांव तिराहा पहुंचेंगे और आगे बढ़ते हुए पटौदा तिराहा पहुंचेंगे 1:30 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास। 2:15 पर उदपुरिया ब्लॉक मंगरोल पहुंचेंगे, फिर सीसवली में उनकी सभा होगी दोस्तों, और इसके बाद उनका रोड शो मंडी प्रांगण मंगरौल चुनावी सभा के साथ खत्म होगा। कुल मिलाकर अपने कई सारे प्रत्याशियों के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुटाने के लिए एक के बाद एक कई सारी यात्राएं, रोड शो सचिन पायलट कर रहे हैं। दोस्तों सचिन पायलट से कांग्रेस पार्टी काफी चुनाव प्रचार करवाती है। कारण यह है कि सचिन पायलट जो बोलते हैं वो लोगों से कनेक्ट होता है और लोग सचिन पायलट के द्वारा रैली करने पर कांग्रेस पार्टी के साथ और मजबूती के साथ खड़े नजर आते हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तक, जिसमें बिहार के शेखपुरा विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन के अंदर विरोध के स्वर और ज्यादा उभरने लगे हैं। दोस्तों राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ ने शेखपुरा सीट से जेडीयू कैंडिडेट रणधीर कुमार सोनी को हराने का आह्वान किया है। दोस्तों जितेंद्र नाथ ने मंगलवार को शहर के पटेल चौक स्थित एक निजी सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और उन्होंने शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी रणधीर कुमार सोनी को इस बार वोट न देने की अपील की। सीएम नीतीश को बदनाम करने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया। दोस्तों उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए प्रत्याशी रणधीर कुमार सोनी उनके चरित्र हनन का काम कर रहे हैं। जितेंद्र नाथ ने रणधीर कुमार सोनी को अब तक का सबसे निकम्मा प्रत्याशी बताया। उन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बदनाम करने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया। दोस्तों जेडीयू के अलावा किसी भी पार्टी को दे वोट। आरएलएम के उपाध्यक्ष ने मतदाताओं से अपील की कि वो एनडीए गठबंधन के नेता और प्रत्याशी रणधीर कुमार सोनी को वोट ना दे, चाहे जिसको मन करे उसको वोट दे दे। कुल मिलाकर वो कहना चाहते हैं दोस्तों कि एनडीए गठबंधन का विरोध करेंगे, यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का नेता खुलकर एनडीए को हराने की अपील कर रहा है। और अब क्या चाहिए दोस्तों, इससे साफ समझ में आता है कि एनडीए गठबंधन के अंदर एक दूसरे का टांग खींचने के लिए नेता लगे पड़े हैं और खासकर प्रत्याशियों को हराने के लिए, बदला निकालने के लिए भी ये चुनाव चल रहा है। ऐसे में कई सारी सीटें हैं जहां पर एनडीए गठबंधन में एक पार्टी दूसरे पार्टी को हराने के लिए साम दाम दंड भेद और हर तरीके के तिगड़मबाजी इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये जीता जागता उदाहरण है जब जेडीयू के प्रत्याशी का विरोध आरएलएम वाले कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा खुद कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय जरूर स्पष्ट कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर गंभीर आरोप लगे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगा है और ये आरोप लगा है मोहिउद्दीन नगर विधानसभा को लेकर। दोस्तों ईवीएम पर 4 नंबर का बटन दबाने के लिए भाजपा को जिताने की अपील करते हुए राजेश कुमार सिंह की ओर से अपने लोगों से कई सारे वादे किए गए, लेकिन दोस्तों राजेश कुमार सिंह की ओर से क्या पैसे बांटे जा रहे, सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि तस्वीरें काफी वायरल हो रही, जिसमें साड़ी के अंदर बीजेपी सरकार का पैम्पलेट, बीजेपी के प्रत्याशी का पैम्पलेट है और साथ में 500 रुपए भी रखे हुए हैं। एक तरीके से वोट खरीदने का यह तरीका ढूंढा जा रहा है। इस पर पवन खेड़ा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बिहार में लोगों को साड़ी नहीं सॉरी बटन दबाना चाहिए। साथ साथ दोस्तों लालू यादव के चुनावी रण में उतरते ही एक माहौल बना दिया गया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन लालू यादव प्रचार करने के लिए दानापुर की सड़कों पर दिखाई दिए दोस्तों, और एक झलक पाने के लिए कई हजार लोग सड़कों पर उतर आए दोस्तों। लालू यादव जी कई दिनों के बाद प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दानापुर क्षेत्र में रीतलाल यादव को जिताने की अपील करते हुए अपने लोगों के बीच में पहुंचे लालू यादव को देखने के लिए भारी संख्या में लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा था। यानी मोदी भी पटना के अंदर रोड शो करके गए थे दोस्तों, लेकिन लालू यादव जी का रोड शो देखकर लगता है कि नरेंद्र मोदी लालू यादव जी के आसपास भी बिहार में लोकप्रियता के मामले में नहीं भटकेंगे, और इसीलिए लालू यादव की लोकप्रियता एक अलग ही लेवल की है, अलग ही फैन फॉलोइंग है दोस्तों। और इससे पता चलता है रैली को देखकर कि लालू यादव के मैदान में उतरने के बाद कम से कम 4 से 5 सीटें जरूर प्रभावित होगी। जहां पर वो रैली करेंगे उसके आसपास की सीटों पर भी प्रभाव होगा। 2 शब्द जरूर लिख कर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भाजपा की डबल इंजन सरकार को एक्सपोज करते हुए कैराना की सांसद इकरा हसन ने कहा कि बिहार में
में डबल इंजन की नापाक सरकार को हटाने का काम शुरू हो चुका है और समय आ चुका है। उन्होंने जनता से अपील की है कि अगर बिहार में बदलाव लाना है तो एकजुट होकर महागठबंधन के पक्ष में मतदान करना होगा। इकरा उत्तर प्रदेश के कैराना से सांसद है दोस्तों, और उनके चुनाव प्रचार में मौजूदगी से कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में मैसेज जाएगा कि वो इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े रहे। और इसमें एक बात जो नजर आ रही है वही कि समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत का इस्तेमाल किया है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, कांग्रेस पार्टी की बिहार में सरकार बनाई जाए, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी बात को लेकर बुरी तरीके से भड़के पड़े हैं। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है, अखिलेश यादव ने पूरी ताकत झोंक दी है अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और एक जबरदस्त एकजुटता समाजवादियों के बीच में देखने को मिल रही है। साथ साथ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बिहार में आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर देहात में जोरदार तरीके से हाथापाई हो गई दोस्तों। बीजेपी के सांसद देवेंद्र सिंह भोला और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ला वारसी के बीच में जोरदार तरीके का हंगामा हुआ और कहने लगे कि तुम गुंडई करोगे, तुम मुझे मारोगे, और उसके बाद दोस्तों जोरदार बवाल, पुलिस वाले आकर स्थिति को संभालने लगे। यानी सोचिए ये स्थिति हो गई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, जो आपस में ही लड़ते हुए एक दूसरे से दिखाई दे रहे हैं। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपने चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत देना।